हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है सर श्यामलाल चौधरी जी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैम, मध्य प्रदेश के भूगोल में हम मध्य प्रदेश के वन पढ़ रहे थे, जिसमें मैं एक वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो भी देख लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वो वीडियो मैंने बनाया था, आप उसे ज़रूर देखिए, आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। उस वीडियो में मैंने दो आधारों पर वर्गीकरण पढ़ा दिया था, एक भौगोलिक आधार पर और दूसरा प्रजातीय आधार पर। आज हम आगे का वर्गीकरण देखेंगे कि प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो प्रशासनिक आधार पर जो है वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, आरक्षित वन जो हैं वो सबसे अधिक खंडवा वनवृत्त में पाए जाते हैं, और सबसे कम आरक्षित वन जो हैं वो छतरपुर में पाए जाते हैं। और सम्मिलित भूभाग अगर देखें इसका कि पूरे मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर आरक्षित वन पाए जाते हैं, तो 65.36% भाग पर ये वन पाए जाते हैं। और अगर एरिया वाइज देखें तो ये पूरे मध्य प्रदेश का 61,886 वर्ग किलोमीटर कवर करता है। ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं, एक तो 61,886 वर्ग किलोमीटर और 65.36% इसका जो भाग है वो दोनों ही आपको याद रखना है। अब आरक्षित वन क्षेत्र में क्या होता है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। मतलब जैसे कि जो जानवर वगैरह आपने देखे होंगे, गाय भैंस वगैरह हमारे यहाँ पर बाहर खुले मैदानों में घास खाती रहती है, तो उस टाइप से आपको वहाँ पर पशुचारण की अनुमति नहीं मिलती है। और साथ ही साथ वहाँ से आप लकड़ी वगैरह भी नहीं काट सकते। जैसे अब कभी कभी हम देखते हैं गाँव में बच्चे लेडीज़ हैं, ये लकड़ी काट काट के ले जाते हैं चूल्हा जलाने के लिए, तो इस प्रकार से आप लकड़ी वहाँ पर आरक्षित वन जो क्षेत्र होता है वहाँ पर लकड़ी आप नहीं काट सकते हैं। और आरक्षित वन क्षेत्र जो हैं उनकी विशेषता ये है कि इन क्षेत्रों में ही राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर आपको हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, अगर पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वन क्षेत्र में स्थापित होते हैं, तो आरक्षित वन क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। और इनका परसेंट और एरिया वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आप तीनों चीज़ें याद रखना। संरक्षित वन क्षेत्र अगर देखें तो सबसे अधिक संरक्षित वन क्षेत्र जो हैं वो राजगढ़ में पाए जाते हैं, और सबसे कम संरक्षित वन जो है वो उज्जैन में पाए जाते हैं। अब सम्मिलित भूभाग अगर देखें कितने परसेंट भूभाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो 32.84% भाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं। और अगर एरिया वाइज देखें किलोमीटर के हिसाब से, तो 31,098 वर्ग किलोमीटर पर ये वन पाए जाते हैं। और इन संरक्षित वन क्षेत्र का एरिया जो है वहाँ पर अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों में आंशिक थोड़ी बहुत मात्रा में मतलब पशुचारण और आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार लकड़ी वगैरह आप काट सकते हैं। उसकी अनुमति अगर आप लेंगे तो वो आपको देंगे, तभी आप इन वनों से लकड़ी काट सकते हैं। ठीक है, अब अवर्गीकृत वन जो कि न संरक्षित में आते हैं न तो आरक्षित में आते हैं, ऐसे वनों को कहते हैं अवर्गीकृत वन। तो वह है 1.8% भूभाग पर पाए जाते हैं, और 1,705 वर्ग किलोमीटर पर ये अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रादेशिक आधार पर वनों को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो प्रादेशिक आधार पर भी 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन से? विंध्यन केमूर क्षेत्र, जो रीवा पन्ना का पठार वाला क्षेत्र जो है वो पूरा इसमें आ जाता है विंध्यन केमूर क्षेत्र में। तो ये वाला जो है क्षेत्र जो है वो विरल वन वाला क्षेत्र कहलाता है। मतलब यहाँ पर जो क्षेत्र वन है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा घने वन नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर। और मुरैना शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है मध्य भारत का, जो पठार जैसे बोलते हैं,
तो वो वाला उस वाले क्षेत्र में कटीले वन पाए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है, इसीलिए वनों में पानी की काफ़ी कमी की वजह से वहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं मुरैना शिवपुरी वाले क्षेत्र में। तीसरा है नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी वाला जो रीजन है, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में। तो वहाँ पर वनों का प्रकार देखेंगे तो वहाँ पर सघन वन क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है वहाँ पर वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। जो पचमढ़ी है वो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का, तो वो भी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। और हमारी नदियाँ जो मेन देखेंगे आप, सोन नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, तो ये तीनों नदियाँ सतपुड़ा मेकाल श्रेणी वाले रीजन से निकलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर किस टाइप के वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको लर्न करना पड़ेंगे। आपको इनको लर्न करे बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, इसलिए ये सारे फैक्ट आप अच्छे से 2 से 3 बार आप पढ़ें, या तो वीडियो में आप सुन लें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहला है, मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? तो प्रथम वन नीति 1992 में बनी थी। फिर नई वन नीति या दूसरी वन नीति अगर पूछें आपसे, तो दूसरी वन नीति या नई वन नीति 4 अप्रैल 2005 में बनी थी। भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? ये भी ध्यान रख लीजिए कि भारत की प्रथम वन नीति 1894 में बनी थी, और नई वन नीति कब बनी है? 2018 में बनी है। ठीक है, अब है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखा कीजिए संस्थानों का कि IIFM का फुल फॉर्म क्या है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। दूसरा है राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान SFRI, इसे सफरी बोलते हैं, और की स्थापना जबलपुर में की गई है। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1963 में इसकी स्थापना की गई है। अगर डेट आपको याद नहीं रहती है एग्जैक्ट, तो आप सन तो आप याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 1968 आप अच्छे से याद रखिए। राज्य वानिकी अनुसंधान सफरी की स्थापना। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अगला क्या है? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? तो वो की गई है 24 जुलाई 1975 को। और राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब हुआ था? 2010 को। ठीक है, वन विकास निगम लिमिटेड 1975 में, और वन विकास अभिकरण जो है वो 2010 में बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संपदा अगर देखें कौन कौन सी हैं, आप इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए अगर पिछला वीडियो आपने देखा है। फिर ही बता देती हूँ, सागौन, साल और बांस जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संपदा हैं। सबसे अधिक वन किसके पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? तो सागौन के पाए जाते हैं। और द्वितीय स्थान किसका है? तो साल के वनों का द्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसीलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और तेंदुपत्ता, लाख, हर्रा, खेर, गोंद जो है वो गोंड वन संपदा में आते हैं। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा लागू है? तो 1974 वाला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है। मध्य प्रदेश में 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। अगर वनों का क्षेत्रफल देखें कि पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 94,689 वर्ग किलोमीटर। आपसे एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, आप ये कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मुझे। अब नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर भारत में जितने भी राज्य हैं 28 राज्यों में सबसे अधिक अगर वन हैं किसी राज्य में, तो वो है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है ये अभी बताया आपको मैंने, 94,000। ठीक है, और हाँ, 94,689 जो किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है
वो राज्य के कुल वन क्षेत्र का परसेंट वाइज अगर देखें कि वो परसेंट वाइज कितना है, तो वो हो जाएगा 30.71%। कितना है? 30.71%। और अगर किलोमीटर वाइज देखें तो पूरे मध्य प्रदेश का 94,689 हज़ार वर्ग किलोमीटर। ठीक है। राज्य का 65% आरक्षित वर्ग में आता है, 33% संरक्षित वनों में, और 2% वाला भाग किस में चला जाएगा? अवर्गीकृत वन क्षेत्र में चला जाएगा। ये दो डाटा आपको याद रखने हैं, 65 और 33। 65 में आरक्षित, 33 में संरक्षित वन। ठीक है। देश में एमपी के वनों का परसेंट, अगर भारत की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें मध्य प्रदेश के वनों का परसेंट कितना है? क्या प्रश्न है? भारत के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के वनों का प्रतिशत कितना है? तो वो है 2.6%। कितना है? 2.6%। और यदि ये पूछे कि भारत के वनों में मध्य प्रदेश के वनों का परसेंट कितना है, जो भारत में वन पाए जा रहे हैं जितने क्षेत्रफल पर, उन वनों में मध्य प्रदेश के वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो वो हो जाएगा 10.66%। ठीक है। ये दोनों डेटा काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले हैं। 2.6% वो पूछ रहा है किसका? पूरे भारत में वनों के क्षेत्रफल का, और 10.66% डेटा किसका है? तो वो है पूरे भारत में जितने वन पाए जाते हैं उसमें मध्य प्रदेश के वनों का परसेंट। ठीक है। ध्यान रखना है आपको ये दोनों चीज़ें। अब है मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है, और राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वनों का वो 1970 में किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। और सर्वप्रथम इसमें तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और तेंदुपत्ता के संग्रहण में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में कितने टोटल वनव्रत पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 16 वनव्रत पाए जाते हैं और 63 वन मंडल पाए जाते हैं। कितने वनव्रत हैं? 16 वनव्रत हैं और 63 क्या हैं? वन मंडल हैं। ठीक है। दोनों डेटा बहुत काम के हैं। अब है पंचवन योजना। पंचवन योजना क्या है? तो पंचवन योजना ये है, इसके पहले आपको एक बात ये बता दूं कि पर्यावरणीय दृष्टि से कोई भी अगर राज्य है या देश है तो उसके 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना आवश्यक है। ठीक है। वन होना आवश्यक है। कितने परसेंट भाग पर? 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। तो ये पंचवन योजना उसी से संबंधित है कि 33% कम वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं जहाँ पर वनों का प्रतिशत क्या है? 33 से भी कम है, वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा पंचवन योजना के तहत। ठीक है। अब हम चलते हैं वन स्थिति रिपोर्ट की तरफ। तो ये रिपोर्ट जो है हर 2 साल में प्रकाशित होती है। पिछली बार यह रिपोर्ट 2017 में प्रकाशित हुई थी, और अगली रिपोर्ट ये 2019 की है। ठीक है। 2021 की आने वाली है अभी। तो इसमें सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे मध्य प्रदेश के वनों में वृद्धि हुई है। कितने परसेंट, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में के वनों में वृद्धि हुई है? तो 68 वर्ग किलोमीटर जो वनों का एरिया है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है। तो जारी की जाती है किसके द्वारा? तो जारी की जाती है यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। यह रिपोर्ट जारी की जाती है हर 2 साल में, और 68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह रिपोर्ट जो थी वो कितने नंबर की रिपोर्ट थी? तो वो 16वीं रिपोर्ट थी। 2019 वाली जो रिपोर्ट है वो 16 नंबर की रिपोर्ट है। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो वनों की काउंटिंग होती है तो वो रिसोर्स सेट 2 के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। रिसोर्स सेट 2 क्या है?
एक सुदूर संवेदी उपग्रह है। इसके माध्यम से वनों की काउंटिंग की जाती है। और जो एक बात आपको ये बता दूं कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह रहते हैं उसमें जो पशुओं की जो काउंटिंग होती है तो वो भी सुदूर संवेदी उपग्रहों के माध्यम से ही की जाती है आजकल। और जैसे मान लो कभी कोई एनिमल भी अंदर फंस जाता है तो उसके सैटेलाइट के द्वारा हम वो भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा जानवर फंसा हुआ है, तो वहाँ पर तुरंत जाके हम उसका उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। अब ये है वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसके आधार पर वनों को 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक सघन वन, एक घने वन और एक खुले वन। ठीक है। तो सघन वन वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला एरिया हो जाता है। क्योंकि सघन वन क्यों पाए जाते हैं यहाँ पर? क्योंकि यहीं पर पचमढ़ी स्थित है। ठीक है। यहीं से नर्मदा नदी निकलती है, यहीं से सोन नदी निकलती है और ये इधर के साइड से बैतुल नदी निकलती है। तो ये वाला रीज़न इसलिए सघन वन वाला रीज़न है। और यहाँ पर पाए जाते हैं मध्यम वन या घने वन कह सकते हैं जिन्हें। तो ये वाला जो एरिया है वो घने वन वाला है। और ये वाला जो एरिया है वो अल्प वन वाले या खुले वन वाले क्षेत्र हैं ये। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देखिए दूर दूर मात्रा में वन पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सघन वन वाले जो क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो वो है बांस, सागौन, शीशम, साल और लाख। ठीक है। ये सघन वन वाले वन हैं। और मध्यम वन यानी कि उसमें कौन कौन से वन पाए जा रहे हैं? तो ये तेंदुपत्ता, खेर और सागौन। सागौन एक्चुअली पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है। इसलिए सब दूर आपको दिखेगा लगभग सागौन, साल। और अल्प वन क्षेत्र वाले वनों में कौन कौन से हैं? तो उसमें आम हो गया, महुआ हो गया, नीम हो गया, बबूल हो गया और पलाश हो गया। ठीक है। तो ये वन देख लिए हमने, सघन वन, अल्प वन और विरल वन, घने वन। ठीक है। अब एक फैक्ट आपको ये बता दूं कि रिकॉर्डेड वन और वन क्षेत्र है ना, इन दोनों में क्या अंतर है। आप देखिए रिकॉर्डेड वन के हिसाब से जो मध्य प्रदेश है उसके पूरे क्षेत्रफल में अगर वन देखें तो हम कितने कितने देख पाते हैं उसमें? तो 94,689 वर्ग किलोमीटर का जो 1000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें वन पाए जा रहे हैं। ठीक है। जो कि पूरे मध्य प्रदेश का कितना परसेंट है? 30.72% भाग है। ठीक है। अब वन क्षेत्र अगर देखें ये 77 होगा एक्चुअली यहाँ पर 77,414 जो है वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। अब आप देख लीजिए कि दोनों क्षेत्र वन के ही हैं। एक तो ये भी वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का ही है और दूसरा भी क्या है? ये भी वन क्षेत्र है। पर एक रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र किसे कहते हैं? जो कि सिर्फ दस्तावेजों में होते हैं, जैसे डायरी जो मेंटेन करते हैं लोग फाइल वगैरह मेंटेन करते हैं। तो उसमें अगर देखें हम रिकॉर्ड के रूप में कि हाँ हमारे पास इतने वन हैं, तो उसमें उस रिकॉर्ड में क्या लिखा गया है कि 94,000 वन हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है। पर अगर वन क्षेत्र जो है वो सर्वे के द्वारा ये वन क्षेत्र स्थिति का पता चलता है, फॉरेस्ट सर्वे जो होता है उसके आधार पर ये स्थिति मालूम पड़ती है कि मध्य प्रदेश में 77,414 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, 1000 वर्ग किलोमीटर, 1000 लगाना बिल्कुल ना भूलें, 77,414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन क्षेत्र है। और ये स्थिति जो है वो वास्तविक स्थिति है। मतलब वास्तव में हमारे मध्य प्रदेश में कितने वन हैं? 77,000 क्षेत्र पर वन पाए जा रहे हैं, जो कि 25.11% है पूरे मध्य प्रदेश का। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और जो वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो इसी के आधार पर हमें डेटा देती है। ठीक है। अब है ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन जो चलाया गया था वो वनों के लिए चलाया गया था। और इस मिशन में क्या था कि 50 लाख हेक्टेयर पे हमें वन लगाना है। कितने हेक्टेयर वन लगाना है? 50 लाख हेक्टेयर पे वन हमें लगाना है। और जिन 50 लाख हेक्टेयर में वन लगे हुए हैं
उन्हें हम क्या करें, संरक्षित करें और उसे अच्छे से उसकी प्रोटेक्शन करें। ठीक है, तो ये था ग्रीन इंडिया मिशन। कितनी बड़ी विडंबना है, एक बात देखिए आप कि 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर एक तरफ सरकार वन लगाने के लिए मिशन चला रही है और दूसरी तरफ डायमंड माइनिंग के लिए बक्सवाहा में 2 लाख वनों को काटा जा रहा है। तो बैलेंस लगभग सरकार बराबर ही कर डालती है, एक तरफ लगाते जाओ और दूसरी तरफ वनों को काटते जाओ। बहुत ही गलत बात है ये कि आप डायमंड के लिए वनों को काट रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। अब दूसरा है चरण पादुका योजना। तो चरण पादुका योजना जो है वो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चलाई गई है। इसमें इन्हें जो संग्राहक है तेंदुपत्ता का जो संग्रह करते हैं उनको चप्पलें प्रदान की जाती है। ठीक है, फ्री में। तो चरण पादुका मिशन देख लिया, ग्रीन इंडिया मिशन देख लिया और इसी के साथ हमारा ये वनों वाला टॉपिक आज पूरा होता है। पर छोटी सी रिक्वेस्ट, वनों का टॉपिक था इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जिस भी क्षेत्र में रहें, जिस भी एरिया में रहें, तो प्लीज़ आप अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। भले ही आपके पास घर में जगह सामने जगह ना हो तो आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं, जो डब्बे वगैरह होते हैं उनमें लगा सकते हैं। जो भी पॉट आपको खाली मिल जाए, डब्बा खाली मिल जाए या फिर कोई प्लास्टिक का कोई बर्तन खाली हो तो उसमें आप छोटा सा होल करके आप उसमें पौधे लगा सकते हैं। प्लीज़ लगाइए आप पौधे। और देखिए पौधे लगाने से आपके घरों का भी अलग ही लुक हो जाता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर पौधे लगाएं। और अगर आपके घर के बाहर जगह है, मिट्टी है, तो आप ज़मीन में ही अच्छे से पौधे लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।